जितनी कीमत आप सफलता के लिए चुकाओगे उतनी सफलता आपको मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। इतिहास की अपनी एक सीरीज हमने शुरू की हुई है, प्राचीन भारत का इतिहास, और उसमें आज हमारा एक बेहद इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, गुप्त साम्राज्य, गुप्त उत्तरकाल, संगम काल और प्राचीन भारत के विभिन्न पहलुओं से कुछ क्वेश्चन होंगे। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। वीडियो को आप शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दो। जहाँ जहाँ इतिहास आएगा, हर एग्जाम एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस और जितने भी भैया वनडे एग्जाम है, सबके लिए जहाँ जहाँ एसएससी आता है सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है जी। तो शुरुआत कर रहे हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्राचीन काल में विज्ञान के क्षेत्र में जो जो प्रगति हुई वैज्ञानिक क्षेत्र में, या विज्ञान की प्रगति की जो भी चीज़ें थी विज्ञान के क्षेत्र में, वो कौन कौन सी थी। पहला है भैया आप लोगों के सामने, प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजार का उपयोग आम था। बिल्कुल, बहुत सारे औजारों का प्रयोग हो रहा था, चीर फाड़ वाले औजार प्रयोग हो रहे थे, ठीक बात है। चलो, तीसरी शताब्दी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। नहीं, आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण, इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ डेवलप थी। तो भैया दूसरा हटाओ, देखो आंसर बी या सी में से होगा भैया। जो हटाएंगे आंसर, अगर दूसरे को हटा देते हैं, ये हटा दिया दूसरा, यहाँ भी दूसरा हटे, तो आंसर इन दोनों में से होगा। चलो और देख लेते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन की ज्या का सिद्धांत, ज्योमेट्री थी, बिल्कुल ठीक है, तीसरा भी सही है। 7वीं सदी के ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत क्या था। हाँ भाई, 7वीं सदी में तो चक्रीय चतुर्भुज था। तो 1, 3, 4 सही है प्यारे बच्चों, ये चारों सही है। 7वीं सदी की चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत था, बिल्कुल था। 5वीं सदी में कौन की ज्योमेट्री का सिद्धांत था, ये भी था। तो भैया लेकिन मानव शरीर का अत्यारोपण नहीं हुआ था 3वीं शताब्दी में। प्रथम शताब्दी में शल्य औजार थे, बिल्कुल ठीक थे, चीट फाड़ के औजार थे पहली शताब्दी से। चलो अगला क्वेश्चन है, परम भागवत की उपाधि धारण किसने की थी। भैया परम भागवत की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सबसे ज़्यादा वैष्णव धर्म को इसी ने फैलाया था, कि मंदिर बनाने की परंपरा भी इसी समय हुई थी। भैया भारत का पहला 10 अवतार मंदिर विष्णु मंदिर बना था ललितपुर जिला यूपी में इसी समय। अगला क्वेश्चन, पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण की थी, बताइए। पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण की थी। तो भैया पृथ्व्या प्रथम वीर की जो उपाधि थी प्यारे बच्चों, वो थी समुद्रगुप्त की। ठीक है, याद रखना, पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि, पृथ्वी का पहला वीर समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की थी प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, गुप्त सम्राट जिसने हूणों के पराजित किया, तो हूणों का विनाशक किसको माना जाता है भारत में। तो भैया हूणों को सबसे पराजित किया सिकंदगुप्त, इसको हूणों का विनाशक भी कहते हैं। तो भैया हूणों का विनाशक किसको कहते हैं प्यारे बच्चों। तो हूणों का विनाशक भी कौन है, तो याद रखना, हूणों का विनाशक है प्यारे बच्चों यही। हूणों का विनाशक किसको कहते हैं, तो हूणों का विनाशक समुद्रगुप्त को कहा जाता है भैया। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को ही, स्कंदगुप्त को ही कहा जाता है हूणों का विनाशक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हूणों का विनाश करने वाला ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया सारे के सारे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 को 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कर दीजिए। चलो देखते हैं, कूट आप लोगों के सामने है। अशोक को कहाँ मिलाएं, बताओ। अशोक की उपाधि क्या थी, तो अशोक ने भैया प्रियदर्शनी की उपाधि ली थी, प्रियदर्शन, ठीक है। समुद्रगुप्त की क्या थी, अच्छा समुद्रगुप्त ने क्या उपाधि ली, पराक्रमांक की ली थी, क्रमादित्य की ली थी, विक्रमादित्य की ली थी। तो बताइए प्यारे बच्चों, तो याद रखना समुद्रगुप्त ने ली थी पराक्रमांक की। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की थी, समुद्रगुप्त की थी क्रमादित्य की उपाधि थी। तो भैया बताइए क्या आंसर आएगा, अशोक का पहले का दूसरा। चलो पहले का दूसरा, ये आगे ही आ गया, एक सही आंसर मिल गया। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, यानी समुद्रगुप्त की पराक्रमांक की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, पहले विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय थी प्यारे बच्चों, और स्कंदगुप्त की क्रमादित्य। तो वीडियो को शेयर करो जल्दी जल्दी। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। इनमें से कौन सा सही होगा। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारियों का दावा करते थे, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, या उन्होंने भूमि की परंपरा विस्तार शुरू की थी।
तो बताइए गुप्त सम्राट जो थे इनके बारे में क्या कथन है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सी बात इनके लिए सही है। गुप्तों के ऐसा क्या हुआ था, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला भैया, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारियों का प्रयोग करते, बिल्कुल देव अधिकारों की बात करते थे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बात करते थे, सही बात है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रित ऐसा नहीं था, उनका विकेंद्रीकरण की तरफ भी था। उन्होंने भूमि दान की परंपरा विस्तारित की थी। तो भूमि दान की जो परंपरा है वो प्यारे बच्चों कहाँ से शुरू होती, सातवाहनों के समय से। तो गुप्तों के समय भी थी, तो ये भी ठीक है। 1 और 3 ठीक है प्यारे बच्चों, 1 और 3 ही इसका सही होगा, दूसरा सही नहीं है। नितांत केंद्रीकृत नहीं थी, ऐसे तो बिल्कुल हाइपोथेटिकल सर में टर्म है ये, तो ऐसा नहीं था। विकेंद्रीकृत इनकी जो सत्ता थी गुप्तों की। निम्न में से सामंत वगैरह खूब हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए प्यारे बच्चों कौन सा सत्य है। विक्रम संवत 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ, तब ईसा पूर्व में, ठीक बात है। शक संवत 78 ईसा पूर्व में, ये गलत है, ईस्वी में होता है। गुप्त संवत 300 ईसा पूर्व में, ये भी गलत है। तो ये तो फिर क्वेश्चन इसमें तो भैया ज़्यादातर गलत क्वेश्चन है। ईस्वी में ईसा पूर्व जो लिखा हुआ है ये मिस्टेक हो सकती है, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में, ये भी ईस्वी में। अगर हम स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये दोनों ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो फिर अगर ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो ये अब ठीक है, क्योंकि ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी में, ठीक है भैया। सिर्फ ये ईसा पूर्व में, ये 57 BC में शुरू हुआ था, बाकी दोनों कब हैं, ईस्वी में। शक संवत 78 ईस्वी में AD में, ये 319 में। तो अब आंसर ये ठीक है, ईसा पूर्व नहीं है नीचे वाले में ईस्वी है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, बिल्कुल ठीक बात है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही बात है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था, ठीक बात है। गुप्त संवत और शक संवत के बीच लगभग 200 वर्ष 40 से 41, बिल्कुल ठीक है भैया। शक संवत 78 का है और गुप्त संवत 319 का, घटा लो 241 वर्ष के आसपास ही, बिल्कुल ठीक है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्वान था, बिल्कुल ठीक है, कवि था, कविराज की उपाधि भी, संगीतकार था, बीना बजाते हुए दर्शाए गए, विद्वान भी थे, तो ठीक बात है समुद्रगुप्त। शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त, हाँ, शकों को भारत से बाहर निकालकर, शकों का विनाशक भी कहते हैं भैया चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त सेकंड है ये, शकों का विनाशक भी कहा जाता है इसको। शकों को भारत से बाहर इसी ने लिया था, किया था और विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। शकों का विनाशक कहते हैं प्यारे बच्चों इसको, किसको, शकों का विनाशक है। कौन है शकों का विनाशक, तो शकों का विनाशक कहा जाता है चंद्रगुप्त, इसको विनाशक। शकों का विनाशक कौन है प्यारे बच्चों, तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो भैया सारे के सारे ठीक हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक वीडियो, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, मतलब ये क्वेश्चन के सारे स्टेटमेंट सही हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को 2 से मिला दीजिए। चलो देखो, किस किस अधिकारियों को गुप्तों के समय किस किस नाम से जाना जाता था प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। तो बताओ, गुप्तों के समय महाबलाधिकारी कौन था, तो महाबलाधिकारी सेनापति को कहते थे। महादंड नायक किसको कहते थे प्यारे बच्चों, महादंड नायक होता था। न्यायाधीश, संधि विभाग, युद्ध की मंत्रियों की शांति विषय, ठीक है। भंडाधिकारी, भैया सारे के सारे मिले हुए हैं, आंसर पहला ही है, सारे के सारे आमने सामने है। महाबलाधिकृत कौन था, सेनापति था। महादंड नायक न्यायाधीश था। संधि विग्रही कौन था, युद्ध के समय जो शांति और संधि का प्रस्ताव जो लेके घूमता था। भंडाधिकृत कौन था, राजकोष का अधिकारी था। तो प्यारे बच्चों सारे के सारे ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो देखते हैं, इनमें से कौन सा असत्य है, कौन सा गलत मिला हुआ है। एक ही गलत मिला होगा प्यारे बच्चों, और सारे के सारे बिल्कुल सही मिले होंगे। अच्छा, भाग क्या था, भूमि की उपज का 1/8 भाग था गुप्तों के समय, भाग बिल्कुल ठीक था, 1/6 भाग ही उसको भाग कहते थे, ठीक है भैया। और देखते हैं, उद्रंग क्या था, एक प्रकार की भूमि कर था उद्रंग, ये भी ठीक है। ऊपरी कर क्या था, तो याद रखना ऊपरी कर भैया एक प्रकार का भूमि कर था, ये भी भूमि कर था। शुल्क क्या था, विदेश वस्तुओं का आयात, नहीं भैया, शुल्क भी एक टैक्स था, विदेशी वस्तुओं के आयात पे नहीं लगता था, तो ये गलत है। बाकी सारा ठीक है प्यारे बच्चों, ये गलत है बस, शुल्क टैक्स कोई विदेशी वस्तुओं के लिए नहीं था, देश में जो वस्तु उन पे ही लगता था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असत्य है, इनमें से एक गलत होगा प्यारे बच्चों, बाकी के सारे सही होंगे। अच्छा, मेघदूत कालिदास ने लिखी, हर्षचरित भानुभट्ट की, ठीक है। प्रियदर्शी का हर्ष की है। ब्रह्म सिद्धांत नागभट्ट की नहीं है प्यारे बच्चों, ब्रह्म सिद्धांत नागभट्ट ने नहीं लिखी है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है सारे के सारे। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे, आंसर क्या है इसका आंसर याद रखना प्यारे बच्चों,
इसका जो आंसर है वो क्या है, लास्ट वाला। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्या है, परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है, बताओ। न्याय दर्शन का मूल सिद्धांत है परमाणुवाद, वैष्णिक दर्शन का है, सांख्य दर्शन का है, ये योग दर्शन का है। तो जल्दी से बताइए कि परमाणुवाद जो दर्शन है वो किस विषय का मूल सिद्धांत है, तो भैया वो है वैष्णिक सिद्धांत का। इसी का ही मूल दर्शन है क्या, परमाणुवाद, वैशेषिक का, विशेषिक का ही क्या है, मूल दर्शन है विशेषिक का, परमाणुवाद विशेषिक का। मेरे भाई अगला क्वेश्चन कि भैया हर अणु का भी एक छोटा से छोटा टुकड़ा होता है परमाणु, ये विशेषिक सिद्धांत का ही एक जन्म है। परमाणुवाद सिद्धांत का जो मूल रूप है वो विशेषिक दर्शन है। अगला क्वेश्चन, विशेषिक दर्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कर दो। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे, क्या ऐसा है, बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल सही भैया, न्याय दर्शन किसका है, इनका है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि कनाद के शिष्य थे, कनाद के शिष्य नहीं थे पतंजलि, ये गलत है। तो भैया क्या आंसर है, जल्दी जल्दी। तो पहला सही है, दूसरा गलत है भैया। हाँ, योग दर्शन के महादर्शन थे लेकिन कनाद के शिष्य नहीं थे वो। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्न में से कौन सा काकतीय वंश का, निम्नलिखित में से कौन सा काकतीय राज्य में अंतिम महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था, तो बताइए। काकतीय वंश में, ये काकतीय वंश एक तो याद रखना राजस्थान में भी था, उसके अलावा काकतीय वंश जो था भैया प्रताप रुद्रदेव थे जो थे, जिससे कोहिनूर हीरा लिया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति क्या नाम, मीर काफूर ने। तो वो भी कहाँ के थे, वो भी काकतीय वंश, और काकतीय वंश भैया आंध्र प्रदेश के आसपास फैला था। तो बता दीजिए जल्दी से अब क्या आंसर होगा, मैंने बता दिया कि आंध्र प्रदेश के आसपास, तो बताइए क्या होगा। तो भैया उसमें आंसर जो आपको मिलेगा वो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काकतीय वंश जो था मेन जो था वो फैला जो था भैया वो मोटुपल्ली था, इनमें से मोटी पल्लू। तो मोटी पल्लू का जो क्षेत्र था वो था हैदराबाद वाला, है ना, आंध्र प्रदेश। आज तो हैदराबाद तेलंगाना में, पहले तो आंध्र प्रदेश में था। तो मोटुपल्ली, तो मोटुपल्ली आंसर है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बताएं जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न युग्मों का विचार कर दीजिए। एक प्रसिद्ध स्थान है, दूसरा क्षेत्र है। तो बोध गया, खजुराहो, शिरडी, नासिक, तिरुपति। तो भैया देखना क्या क्या है, देखते हैं इसको। तो इनमें से बताओ कौन सा युग्म सही सुमेलित और कौन सा गलत है। तो बताना कौन सा रीजन किसका है सही सुमेलित। देखना बस, सही पूछा तो सही सुमेलित पूछा है, तो सही सुमेलित हमें करना है। बोध गया बंदेलखंड का रीजन है, नहीं भैया मुझे तो लगता है ऐसा है ही नहीं, क्योंकि बोध गया बिहार का है, बंदेलखंड मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का रीजन है, तो ये तो गलत ही है। खजुराहो बंदेलखंड, हाँ खजुराहो मध्य प्रदेश में, तो बंदेलखंड वाला रीजन है, ये ठीक है बिल्कुल। शिरडी विदर्भ, नहीं विदर्भ की साइड में, शिरडी दोनों है तो महाराष्ट्र के, लेकिन दोनों में फर्क बहुत है। नासिक मालवा का नहीं, नासिक अलग है, मालवा, नासिक आज भी महाराष्ट्र, मालवा गुजरात में। तिरुपति रॉयलसीमा, हाँ तिरुपति रॉयलसीमा भैया आंध्र प्रदेश का। तो सिर्फ दो ही मिल रहे हैं प्यारे बच्चों, एक ये मिल रहा है और एक 2 और 5, 2 और 5 कहीं ऑप्शन में है, हाँ तो 2 और 5 प्यारे ये आंसर है। सिर्फ 2 और 5 मिल रहे हैं, बाकी नहीं मिल रहे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो को शेयर करते रहिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है। अर्घट्टा क्या था, बताएं जल्दी से। प्राचीन काल में जो अर्घट्टा कहा गया, अर्घट्टा किसको कहते थे, बताएं जल्दी। अर्घट्टा किसको कहा गया है प्राचीन काल में, जल्दी से बताएं। अर्घट्टा किसको कहा जाता था, चलो देख लेते हैं। बंधुआ मजदूरों को अर्घट्टा कहते थे, नहीं। सैन्य अधिकारियों को दी गई भूमि, नहीं। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, वाटर व्हील, हाँ जो वाटर व्हील होते थे उसको अर्घट्टा कहते थे प्यारे बच्चों। भूमि की सिंचाई में जो वाटर व्हील यूज किए जाते थे, वो पहिए जो यूज किए जाते थे पानी को निकालने की सिंचाई के लिए, उनको अर्घट्टा कहते थे प्यारे। कृषि भूमि बदली गई बंजर, नहीं ये भी नहीं थी, वो सीता भूमि होती थी जो कृषि भूमि बदल दी गई। अगला, भारतीय इतिहास के संदर्भ में इनमें से कौन सा सामंती अवस्था का अनिवार्य तत्व है, बताइए प्यारे बच्चों। सामंती अर्थव्यवस्था का अनिवार्य तत्व इनमें से कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बताएं और वीडियो को शेयर कर दो जल्दी जल्दी। तो सामंती व्यवस्था जो अवस्था थी उसका अनिवार्य तत्व था कि भैया वो सामंती व्यवस्था में मौजूद था। तो बताइए प्यारे बच्चों,
वो इनमें से क्या था? अत्यंत शक्तिशील केंद्रित राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय नहीं भैया, ऐसा नहीं था। अगर केंद्रीय सत्ता इतनी मजबूत होती तो सामंतों का जन्म ही नहीं होता। तो पहला जहां जहां उड़ा दो भाई, सामंत तो नहीं था ना, सामंत तो विकेंद्रीय सत्ता का, केंद्र की सत्ता का थोड़ी ना है, केंद्रीय राजनीति थोड़ी। तो पहला तो भगाई दो। चलो, भूमि में नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासन संरचना का उदय, हाँ ठीक है, भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व के आधार पर प्रशासन की संरचना का उदय हुआ, ये ठीक है। सामंत तथा उनके अधिपतियों के बीच स्वामी दास का संबंध था, बिल्कुल स्वामी दास था, वो सामंत थे, उनके नीचे जो काम करते थे उनको दास की तरह ही ट्रीट करते थे। तो 2-3 आंसर है प्यारे बच्चों। क्या आंसर है आप लोग सामने? इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन क्या रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया वीडियो को आप शेयर कर दो। चलो, अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? भारत की यात्रा करने वाली चीन यात्री हुआन च्वांग, जिसको हेन सांग कहा गया, ने तत्कालिक भारत की सामान्य दशा और संस्कृति का वर्णन किया है। बताइए किसका? सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे, ऐसा क्या कहा है? किसने? वेनसांग ने। बताएं, क्या ऐसा वेनसांग के द्वारा बोला गया? भैया वेनसांग ने तो ये कहा था कि भारत में लुटेरे रहते हैं जगह जगह, ऐसा फाइयान ने वर्णन किया, उसी का समर्थन किया था वेनसांग ने। तो पहला तो गलत है, तो इसने तो बताया लुटेरे बताए हैं, तो लुटेरे ये भी क्या, तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर ऑप्शन आपको पहला पता है कि उसने कहा है कि भारत में लुटेरे रहते हैं, तो पहला ये जो मार्ग ये बिल्कुल भी सुरक्षित है। तो 2-3 है। जहां तक, चलो पढ़ लेते, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष का निर्णय के साधन थे। हाँ बिल्कुल ठीक है। पानी में घुसा देना, आग से जला देना, विष तो परीक्षा देनी पड़ती थी। व्यापारियों को 9 घाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था, बिल्कुल नहीं व्यापारी देते थे। भैया 2 और 3 आंसर इसका सत्य है, तो पहला गलत है बिल्कुल। निम्न शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो बताओ। कीर्तिवर्मन ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, या पिलिकेशिन प्रथम ने? तो बताइए किसने हराया था हर्षवर्धन को? बताइए प्यारे बच्चों। तो हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने, नर्मदा नदी के किनारे। तो क्या आंसर है प्यारे बच्चों? चौथा, नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हार हुए थे, किसकी? हर्षवर्धन की। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? अच्छा भाई, त्रिपक्षीय संघर्ष या 200 सालों चला था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 7वीं 8वीं शताब्दी में। तो गुर्जर प्रतिहार उसके थे, पालकुट भी थे, राष्ट्रकूट भी थे, चोल नहीं थे उसके वो। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था भैया, गुर्जर प्रतिहार कहाँ के? जो गुर्जर प्रतिहार थे भैया, ये गुर्जर प्रतिहार मालवा यानी गुजरात के वहाँ के थे, पाल बंगाल के थे, राष्ट्रकूट महाराष्ट्र के, इन तीनों के बीच भैया ये हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। 200 सालों तक चला था, 200 वर्षों तक। और जिसमें अंत में विजयी कौन हुए? जिसमें अंत में जीते कौन भैया? जिसमें अंत में विजयी रहे कौन? राष्ट्रकूट वाले, ठीक है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? बताइए किसने? हिरण्यगर्भ नाम का धार्मिक कार्य किसने करवाया था? मयूर शर्मन ने, हरिश्चंद्र ने, दंती दुर्ग ने, या कृष्ण प्रथम ने? बताइए प्यारे बच्चों किसने करवाया था? तो दंती दुर्ग ने करवाया था प्यारे बच्चों। हिरण्यगर्भ किसने करवाया? दंती दुर्ग ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विचार कीजिए, चीनी तीर्थयात्री फाइयान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध संगति में भाग लिया था। अच्छा, फाइयान किसके समय आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो कैसे भाग ले सकता? तो पहले तो बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चों, सीधा सीधा गलत है। चलो, चीनी यात्री वेनसांग हर्ष से मिला और बौद्ध धर्म का प्रतिरोध किया? नहीं, प्रतिरोध नहीं बल्कि समर्थक था वो। तो दोनों ही गलत है प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर दोनों ही क्या है? गलत है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आक्रमण को रोका किसने? तो भैया किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हराया था, और जिसका वर्णन हमें ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में मिलता है भैया। अगला क्वेश्चन, वेनसांग किसके शासनकाल में? ऐहोल अभिलेख कहाँ? कर्नाटक में। किसके द्वारा लिखवाया गया? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था प्यारे बच्चों, चालुक्य वंश का राजपूत था। वेनसांग हर्षवर्धन को हराया जिसने। किसने शासनकाल में भारत आया था? तो भैया बताओ, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो भैया हर्षवर्धन के समय आया था।
हुएनसांग हर्षवर्धन के समय, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले फाहियान आया था चंद्रगुप्त गुप्तों के समय और हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के समय, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? चीनी लेखक भारत का उल्लेख बताओ, होको की, बताओ किससे किया गया है? जो चीनी लेखक थे वो भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? फोकी क्यू, थिन यिनथु, थ्यानथु, सियांकी, शियांग पोनो। तो भैया वो यिनतु या थियानतु के नाम से करते थे, है ना। अगर हम बात करें फोक की है तो फाहियान की एक किताब थी अलग से, सियू की वेंसांग की किताब थी, तो इस नाम से करते चीनी यात्री, यिनतु या थियानतु। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? चलो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ताम्रपत्र लेख दर्शन है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो बताइए, ताम्रपत्र पर लिखे हुए प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, जावा सुमात्रा से। तो बताइए ताम्र लेखों से क्या मिलता है? तो याद रखना जावा सुमात्रा से संबंध था बिहार के राजाओं का, ये वर्णन मिलता है ताम्रपत्रों में लिखा हुआ। चलो अगला, निम्न में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव डाली थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भैया बिहार में है, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बनवाया। किसने बनवाया प्यारे बच्चों? धर्मपाल ने बनवाया। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवरा की थी? तो बताइए किसने ली थी आदिवरा की उपाधि? तो भैया आदिवरा की उपाधि ली थी, वो ली थी मिहिर भोज ने। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज ने ही किसकी उपाधि ली थी प्यारे बच्चों? उसने उपाधि ली थी आदिवरा की। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भैया साहब, वीडियो को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन है, संगम था, क्या था संगम? तमिल कवियों विद्वानों की सभा या संगम था? तमिल राजाओं का संघ था? बरियम इकाई का सर्वोच्च इकाई थी या मंत्रियों का संघ था? तो याद रखना भैया, जो तमिल संगम था वो तमिल कवि और विद्वानों की जो बैठक थी या संघ था या मंडल थी या सभा थी, वही था प्यारे बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संगम युगीन साहित्य, तो बताइए संगम युगीन साहित्य लिखा गया किसमें? गद्य शैली में, काव्य शैली में, नाट्य शैली में या परिषद शैली में? तो जल्दी से बताइए किस शैली में लिखा गया है संगमकालीन नृत्य? ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो को आप लगातार शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे आप वीडियो के साथ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है। तो संगमकालीन जो साहित्य लिखा गया प्यारे बच्चों, वो किस शैली में लिखा गया? तो वो कविता के फॉर्म में लिखा गया, तो काव्य शैली में लिखा गया प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की, तो काव्य शैली कविता के फॉर्म में लिखा गया, संगम लिटरेचर। कौन सी संगम रचना तमिल बाइबल कहलाती है? तिरुकुल्लूर, पथुपत्तु, शिल्पाधिकारम या तोलकापियम? तो याद रखना प्यारे बच्चों, किसको तमिल साहित्य के नाम से जानते हैं? तमिल बाइबल। तो तमिल बाइबल क्या है भैया? तो याद रखना तमिल बाइबल कहते हैं तिरुक्कुल को, तिरुक्कुल्लर कहलाती है। और तमिल व्याकरण किसको कहते हैं? तोलकापियम को। ये तमिल व्याकरण है। तमिल बाइबल क्या है? तमिल बाइबल कहते हैं प्यारे बच्चों तिरुक्कुल्लूर को। और तमिल व्याकरण किसको कहते हैं? तमिल व्याकरण कहते हैं प्यारे बच्चों इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन तिरुक्कुल्लूर को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? याद रखना, इसको कहते हैं तमिल बाइबल और तोलकापियम को क्या कहते हैं? तमिल व्याकरण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है? कोरकई, पुरहार, तोंडी या मुसरी? तो बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित है? पत्तन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी जल्दी। अच्छा कौन सा है? पुरहार भी नहीं था, ये भी पुरहार कहाँ है? पूर्वी घाट पर है। कोरकी भी था, तोड़ी और मुसीरी थे भैया, सॉरी तोड़ी, पुरहार था। पूर्वा किस पर पूछा? ये पश्चिमी तट पर स्थित है। तो पश्चिमी तट पर भैया कौन सा स्थित है? तो ना पुरहार था ना ये भी था। ठीक है, पुरहार तो भैया पूर्वी आंध्र प्रदेश में था, कोरिकई भी नहीं था, तोंडी और मुसीरी थी। तो तोंडी मुसीरी कहाँ है? तो ये आंसर, ये पश्चिमी घाट की बंदरगाह थी प्राचीन काल में। तोड़ी और मुसीरी ये नहीं थे, ये कहाँ थे? दोनों पूर्वी पर थे, ये थे, ये था, ये था। अगला क्वेश्चन, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो बताइए, विश्वामित्र, अगस्त्य ऋषि, वशिष्ठ ऋषि या सांबर ऋषि? तो भैया याद रखना ऋषि अगस्त्य। कहते ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण भारत का
आर्यीकरण किया। तो दक्षिण भारत में वेदों को लाने वाला भी कौन है? साउथ इंडिया में अगस्त्य ऋषि है प्यारे बच्चों। कौन है? अगस्त्य ऋषि। और ऋषि वशिष्ठ और जो विश्वामित्र थे आर्यों के साथ आए थे उत्तर भारत में, लेकिन दक्षिण भारत का आर्यीकरण दक्षिण भारत में वेदों को कौन लेकर आया? अगस्त्य ऋषि लेकर आए थे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों पर विचार कर दीजिए, बताइए। पहला है आपके सामने, प्रथम संगम पांड्य राजाओं की राजधानी कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहने वाला है? बताएं जल्दी से जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया दोनों बातें बिल्कुल सही बात है। प्रथम संगम पांड्य राजाओं की राजधानी कपाटपुरम थी, ठीक है जी। और प्रथम संगम की जो अध्यक्षता की थी वो ऋषि अगस्त्य ने की थी, ये भी ठीक है भैया, अगस्त्य ऋषि द्वारा। अगला क्वेश्चन, चोल साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक गलत होगा चोलों के बारे में भैया, और बाकी सारी बातें चोलों के बारे में बिल्कुल सही होंगी। इनका क्षेत्र पेन्नार और बेल्लूर नदियों के मध्य था, बिल्कुल ठीक है। पेन्नार महाराष्ट्र से लेकर बेल्लूर तक फैला हुआ था। संगमकालीन चोल राजाओं की कार्यकाल सबसे प्रसिद्ध शासक था, भैया ये भी ठीक है। चोल वंश का प्रथम राजा उदयरल था, ये गलत है। चोलों का सबसे खतरनाक राजेंद्र चोल था या राजराजा चोल था, ये नहीं था। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी, ये भी ठीक बात है भैया, उत्तरी मनलूर पहली राजधानी, तो ये गलत है भैया, बाकी ठीक है। पेन्नार और बेल्लूर के बीच मध्य फैले हुए थे। संगमकालीन चोल शासकों में कराईकल संबंध प्रसिद्ध शासक था, और चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राजवंश के विषय में मेघासती ने कहा था कि यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है तथा राज्य के शासन की बागडोर स्त्रियों के हाथ में है? तो बताइए, निम्नलिखित में से मेघासती ने कहा कि यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है तथा इसकी बागडोर स्त्रियों के हाथ में है? तो चोल राज्य, पांड्य राज्य, चेल राज्य, कनव राज्य। तो बताइए प्यारे बच्चों इसमें से क्या आंसर है? तो याद रखना, राजवंश के विषय में मेघासती ने कहा था कि यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है और यह बागडोर स्त्रियों के हाथ में, तो पांड्य राज्य के लिए कहा था। मेघासती ने किस राज्य के लिए कहा था? पांड्य राज्य के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर दीजिए। तो क्या है बताओ, क्या आंसर रहेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगम काल में तेज पत्ता के लिए यवन प्रिय शब्द का प्रयोग, हाँ, तो तेज पत्ता जो सब्जियों में खाते हैं उसको यवन प्रिय कहते थे, कि यवनों को जो प्रिय है, यवन लोग जो यूनान के लोग हैं वो उनको प्रिय था ये तेज पत्ता, ये ठीक है। संगम काल में सर्वाधिक व्यापार रोम से होता था, नहीं भैया ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है, तो केवल एक ही ठीक है, पहला ही ठीक है, इसका पहला ही ठीक होगा, मात्र पहला ही ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अरे 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 देखो, देखते क्या आंसर है। 9वीं का तेज पत्ता को यवन प्रिय शब्द नहीं, संगम काल में यवन प्रिय शब्द, यवन तो थे, सर्वाधिक रोम से होता था व्यापार, ये ठीक, तो ये ठीक होगा प्यारे बच्चों, इनका व्यापार रोम से ही ज़्यादा होता था। यवन प्रिय शब्द का प्रयोग नहीं है, क्योंकि साउथ में यवन प्रिय क्यों बोलेंगे भैया संगम काल में, तो यही गलत है ना। तो आंसर क्या है? सिर्फ दूसरा आंसर क्या है प्यारे बच्चों? इसका आंसर है ये सेकंड वाला बस। अगला क्वेश्चन, निम्न तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा की गई है? तो बताइए इनमें से किसको लघु वेद कहा गया है? तो बताइए इनमें से किसको लघु वेद के नाम से जाना जाता है? तिरुक्कुलर, अरे कहाँ पहुंच गए, दूसरा के ऑप्शन पढ़ने लगा मैं। तो लघु वेद किसको कहते हैं भाई बताइए? नदी कलमंकम को, कलिंगा तुपर्णी को, पेनियार पुराणम को, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए किसको लघु वेद के नाम से जाना जाता है? तो भैया याद रखना इनमें से कोई नहीं है जिसको लघु वेद के नाम से जाना हो, ये गलत है, इनमें से कोई नहीं है, कोई भी लघु वेद नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिला दीजिए, चलो ट्राई करते हैं। अच्छा तिरुक्कुल जो है आपने बताया, जो तिरुक्कुलर था, चलो और देखते हैं। तो एक ये हमें पता, तोलापुरम को मैंने बताया तभी इसको संस्कृत का व्याकरण कहते हैं। तो बी का दूसरा, तो आंसर 2 में है, नहीं मिला ना आंसर इन दोनों में। चलो और देख लेते हैं। शिल्पाधिकारम को क्या कहते थे? शिल्पाधिकारम को क्या कहते हैं भैया? इसको वनिक कथा कहते हैं। शिल्पाधिकारम क्या है? वनिक कथा। तो आंसर तो मिल गया हमें, आंसर क्या मेरे बच्चों? नहीं मिला, अभी आंसर नहीं मिला है, पहले का दूसरा मिला,
तीसरे का चौथा मिल गया, ठीक है, यहाँ भी मिल गया था हमें, ये ठीक था, पहला तो मिल गया। जो तीसरा है शिल्प अधिकरण को प्रेम कथा कहते हैं प्यारे बच्चों, ये ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, इसको प्रेम कथा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, प्रेम कथा। तो ये है दूसरे का चौथा तीसरे का पहला, दूसरे का चौथा तीसरे का पहला। ओके, दूसरे का चौथा तीसरे का पहला कहाँ है, एक मिनट, अरे कहाँ ये, ओके ठीक है, दूसरे का चौथा तीसरे का पहला, ये रहा दूसरे का चौथा तीसरे का पहला, तो आंसर है डी। तो प्यारे बच्चे आंसर तो आप लोगों के सामने आ चुका है, आंसर क्या है, आंसर है डी, आंसर है डी। तो ये आंसर है, क्या आंसर है प्यारे बच्चों, डी, इसका इनमें से कोई, तो डी। तो देख लो, तिरुक्कुलर को कहते हैं भैया बनिक कथा, और बाइबल भी कहते हैं, संगम काल का बाइबल, साउथ का बाइबल भी कहते हैं। तोलाक्विरम को व्याकरण कहते हैं संस्कृत का, मैंने बताया था। और शिल्पाधिकरम एक प्रेम कथा है, और मनी मैकले एक दर्शन है, फिलॉसफी है। तो ये आंसर है डी, आंसर है प्यारे। क्या आंसर रहेगा, आंसर रहेगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आंसर है डी। अगले क्वेश्चन बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संगम युग में उरियर विख्यात था किस लिए, मसालों के व्यापार के लिए, कपास के व्यापार के लिए, विदेशी व्यापार के लिए, आंतरिक व्यापार के लिए। तो बताइए संगम युग में उरियर किस लिए विख्यात था, मसालों के व्यापार के लिए, कपास के व्यापार के लिए, विदेशी व्यापार के लिए, आंतरिक व्यापार के लिए। तो बताएं जल्दी से, संगम युग में उरियर क्या था, तो संगम युग में उरियर था कपास का व्यापार। तो संगम काल में उरियर कहते थे कपास के व्यापार को। तो ये उरियर जो शब्द था वो कपास के व्यापार के लिए बड़ा फेमस था। उरियर जो था भैया वो कपास के लिए व्यापार, उरियर नामक जगह पर कपास सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। चलो अगला क्वेश्चन, तृतीय संगम कब हुआ, अरिकामेडु में, मतलब कहाँ हुआ था, कांचीपुरम में, मदुरई में, या तूतीकोरिन में। तो बताइए जल्दी से, तीसरा संगम कहाँ हुआ प्यारे बच्चों, तो तीसरा हुआ था प्यारे बच्चों मदुरई में। तीसरा संगम कहाँ हुआ, मदुरई में। 3 संगम हुए थे कुल। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरई में, पुदुकोट्टी में, श्रीरंगम में, तो भैया मदुरई में, मदुरई महाराष्ट्र में मीनाक्षी मंदिर। सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, संगम काल की मुख्य फसल चावल थी, मुख्य फसल चावल थी, क्या ऐसा था, संगम काल की मुख्य फसल चावल थी, क्या ऐसा था, चलो देख लेते हैं। ओके, सिकंदगुप्त के अभिलेखों में चेर, चोल, पांडे शासकों को लेकर कहीं नहीं मिला ऐसा उल्लेख। संगम राजाओं का मिलन, राजाओं का नहीं विद्वानों का मिलन है, ठीक है। तो 2 और 3 तो गलत ही है, तो आंसर एक ही बता पहला। तो याद रखना केवल एक है, ऑप्शन नंबर 2। संगम काल में मुख्य फसल चावल ही थी भैया, साथ के लोग चावल ही ज़्यादा खाते हैं, है ना भैया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भैया वीडियो को शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भैया सारे के सारे। आप लोग सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है, बताओ। अरसवल्ली, अमरकंटक, या ओंकारेश्वर। तो बताइए इनमें से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। तो सूर्य मंदिर भैया अरसवल्ली में से, उड़ीसा के आसपास अरसवल्ली सूर्य मंदिर के लिए फेमस है, और इनमें से कोई भी सूर्य मंदिर के लिए फेमस नहीं है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, वीडियो को शेयर करो। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। अगला क्वेश्चन में आपको मिलान करना है, विक्रम संवत किसने चलाया, विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, या बल्लभी संवत किसने चलाया। तो भैया बताइए, बात करते हैं कौन सा इनमें से गलत है। तो विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य ठीक है, शक संवत कनिष्क का है ठीक है, गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम का है, बल्लभी संवत हर्ष का नहीं है भैया। बल्लभी संवत गुजरात में चला था, तो ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। चलो अगला क्वेश्चन, तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। तो तक्षशिला भैया वर्तमान में पाकिस्तान में, रावलपिंडी का जो रीजन है वो ये है तक्षशिला। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भैया धर्मपाल ने, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। चलो अगला क्वेश्चन, कौन सा गलत है बताओ। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद है, बिल्कुल ठीक बात है। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है। शुंग वंश का पृथ्वी शुंग है ठीक है। कनव वंश का भैया सिमूक नहीं है, जो सिमूक है वो सातवाहन वंश का है,
शिवमुख किस वंश का संस्थापक प्यारे बच्चों? शिवमुख ने सातवाहन वंश। चलो मैं इसको ठीक कर, 1 मिनट। तो शिवमुख किसका है भैया? चलो शिवमुख का है सातवाहन वंश का। शिवमुख भैया प्यारे बच्चों सातवाहन वंश का संस्थापक, सातवाहन वंश का संस्थापक है कौन? शिवमुख। ठीक है, शिवमुख किस वंश का संस्थापक है? सातवाहन वंश। अच्छा, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक था प्यारे बच्चों वासुदेव। कण्व वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव। अंतिम शासक कौन था? सुशासन। शिवमुख वंश अंतिम शासक हुई विजया पुलमावी तीर्थ। तो याद रखना, तो यही आंसर गलत है क्योंकि इस वंश का संस्थापक शिवमुख ना होकर वासुदेव, और शिवमुख कौन था? वासुदेव। ये था सातवाहन का, तो ये गलत मैच है, बाकी सब सही है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप पहुँचाएं हमारी वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपकी वीडियो आपको लगातार हमारी वीडियो मिलती रहे। बेल आइकन को भी दबा दो। सारी की सारी इंपॉर्टेंट क्लास भी है, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी वीडियोज हमारे चैनल पर पड़ी हुई आपके सिलेक्शन में निश्चित ही वो बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं। तो जाकर देखें, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।